एपिसोड 234 बेबी प्लानिंग बेशर्मी। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही वो फोन रखने वाला था उधर से एक गुस्से भरी आवाज आए। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी दादी माँ को धमकी दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बीबी को धमकी देने की। ईशानी की फोन से आपने दादाजी की आवाज सुनकर मोक्ष हैरान हो गया। फिर उसकी नजर कॉलर आईडी पर पड़ी जिस पर दादी माँ लिखा हुआ था। मोक्ष के चेहरे गुस्सा पल भर में ही गायब हो गया। अब आगे मतलब जिसे वो धमकी दे रहा था वो उसकी दादी माँ थी। वहीं ईशानी को तो मोक्ष को देखकर हंसी आ रही थी। वो अपनी होंठों पर नोटी स्माइल लिए मोक्ष की तरफ देखने लगी। उसकी स्माइल देखकर मोक्ष ने अपना सिर हिलाया। फिर फोन को स्पीकर पर कर दिया और शांत होते हुए बोला, मैंने आपकी प्यारी बीबी और मेरी प्यारी दादी माँ को धमकी नहीं दिया है दादाजी। ये बात बोलते वक्त भी मोक्ष का चेहरा बहुत सीरियस लग रहा था, जैसे सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना चाहता हो। वहीं इतनी सीरियस फेस बनाकर उसे प्यारी बातें करता देख ईशानी को हंसी आ रही थी। वहीं मोक्ष की बात सुनकर उधर से दादी माँ गुस्से से बोली, तुम किसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो नालायक। मैं तुम्हारी दादी माँ हूं, तुमसे ज्यादा पता है मुझे। और ये बता, मैंने तो अपनी प्यारी पोते बहू के पास फोन किया था, तो तुम्हारे पास उसकी फोन कैसे आया? कहीं तो उसे परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अगर ऐसा है तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी, समझे तुम। उनकी बात सुनकर मोक्ष का सिर दर्द करने लगा था। उसकी बीवी को अगर उसकी दादी माँ सच में उससे दूर रखने की कोशिश करेगी तो उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और बाकी घरवाले भी उनके साथ जुड़ जाएंगे और उसकी बेबी डॉल भी दादी माँ की साथ ही देगी। उसने ईशानी को देखा जो उसे देखकर तिरछी स्माइल कर रही थी। ये देखकर मोक्ष का मुंह बन गया। क्या उसकी बीबी दादी माँ की ये बात सुनकर इतनी खुश है? उससे दूर जाने की ख्याल से वो खुश कैसे हो सकती है? मोक्ष ने ईशानी की गाल को बाइट कर लिया तो ईशानी की हल्की सी चीख निकल गई, जिसे देखकर मोक्ष की होंठों पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल आ गई। वहीं ईशानी की आवाज फोन से दादी माँ और बाकी सबको भी सुनाई दे गई। दादी माँ बोली, क्या मेरी इशू तुम्हारे पास है? जल्दी उसे फोन दो। उनकी बात सुनकर मोक्ष बेशर्मी से बोला, दादी माँ मैं और मेरी बीबी जल्दी ही आपको परपोता या परपोती देने के बारे में सोच रहे हैं और अभी प्लानिंग में बिजी है। आपको अपना परपोता और परपोती चाहिए या नहीं? उसकी बात सुनकर ईशानी जो चिड़ी हुई थी वो हैरानी से मोक्ष की तरफ देखने लगी। मोक्ष की इतनी बेशर्मी देखकर वो शॉक थी, वो भी दादी माँ के सामने। और ईशानी को पता था जरूर फोन स्पीकर पर होगा और सिर्फ दादी माँ ही नहीं, मोक्ष की ये बात घर के सभी लोग भी सुन रहे होंगे। ये सोचकर ही उसकी गाल शर्म से लाल हो गई। वो इस वक्त किसी पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। वहीं मोक्ष को उसकी लाल गाल को देखकर उसे पूरी तरह से खा जाने का मन कर रहा था। वहीं दादी माँ, दादाजी और बाकी सब मोक्ष की बातें सुनकर हैरान थी। अखिलेश जी फोन के पास आकर बोले, बेशर्म हम सब सुन रहे हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये कौन सी शर्म की बात है? मैं तो बस अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ ताकि जल्दी हमारे छोटे छोटे बच्चे हो और आपको दादाजी कहे। ये सब कहते हुए मोक्ष बस ईशानी को शरारती स्माइल लिए देखे जा रहा था। वहीं दादी माँ ने जल्दी से अखिलेश जी को फोन से दूर किया और खुशी से बोली, क्या सच में तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो? वाह, क्या अच्छी खबर दिया तुमने। तुम मेरे सबसे अच्छे पोते हो। तुम आराम से ईशानी के साथ टाइम स्पेंड करो और जल्दी हमें पर दादी बना दो। मैं तो अभी से तुम दोनों की क्यूट क्यूट बच्चों की सपने देखने लगी हूँ। ये कहते हुए दादी माँ की आंखें खुशी से चमक रही थी, जैसे वो मोक्ष और ईशानी की बच्चों को इमेजिन कर रही हो। कल्पना जी भी काफी खुश नजर आ रही थी। वो जल्दी से बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बस जल्दी से मुझे दादी माँ बनने की खुशी दे दो। दादी माँ और कल्पना जी की बात सुनकर तो दादाजी, अखिलेश जी और पास खड़े सर्वेंट सब हैरान थे। तो आप मेरी और मेरी बीबी की क्वालिटी में फोन करके हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बच्चे के लिए हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को आंखें मार दिया। ईशानी को तो मन कर रहा था वो खुद को कहीं छुपा ले, उसे बहुत शर्म आ रही थी। आपने और मोक्ष की बच्चे के बारे में सोचकर उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। अनजाने में ही उसका हाथ अपनी पेट पर चला गया। वो तो ये खुशी महसूस करना चाहती थी। वहीं मोक्ष की बात सुनकर दादी माँ बोली, नहीं अब हम तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तभी दादाजी बोले, अरे जिस वजह से फोन किया था वो तो बोलने दो। तुम और ईशानी अगर टाइम मिले तो आज क्लब में आओ। ईशानी की दी हुई एंटीक चीजें क्लब की प्राइवेट म्यूजियम में अरेंज कर दिया है। अगर ईशानी आती तो हमें बहुत अच्छा लगता और मैं अपनी प्यारी बहू को सबसे मिला पाता। उन बूढ़ों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी पोता बहू कितनी प्यारी और टैलेंटेड है। जो हमेशा मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारा पोता एक लड़की भी नहीं ढूंढ पा रहा है और उन सबके पोते के पास गर्लफ्रेंड है। मैं चाहता हूँ वो सब मेरी पोता बहू को देखे और मेरे पोते की पसंद को देखकर ईर्ष्या से जलकर राख हो जाए। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी की तरफ देखा तो ईशानी ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वो मना करके दादाजी और बाकी सबकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। उसने फोन रख दिया।
फिर ईशानी की तरफ देखा जो शायद कुछ सोच रही थी, और उसकी होंठों पर एक छोटी सी स्माइल थी, और उसकी हाथ अपने पेट पर था। जब मैं यहाँ हूं तो तुम किसके बारे में सोच रही हो बीबी? मोक्ष ने उसे बाहों में भरते हुए गुस्से और जेलोसी से पूछा। तभी उसकी नजर ईशानी की चेहरे पर गई, उसकी चेहरे पर स्माइल थी। तो वो उसकी ईयलों को चूमते हुए उसकी कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या तुम हमारी आने वाली बेबी के बारे में सोच रही हो बेबी डॉल? ईशानी की शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, वो शर्म से और भी लाल हो गई। मोक्ष को हंसी आ रही थी, वो ईशानी की गालों को चूमते हुए बोला, तुम्हें बस मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अभी बेबी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या तुम्हें अभी बेबी नहीं चाहिए? ईशानी ने अपनी आंखें छोटी करके उससे पूछा। मोक्ष सकपका गया, अरे नहीं बीबी, हमारी बेबी तो हम दोनों की प्यार की निशानी होगी। पर तुम अभी बहुत छोटी हो बेबी संभालने के लिए, राइट? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेबी को नहीं संभाल सकती? ईशानी की बातें सुनकर मोक्ष को जलन होने लगी थी। अभी तक उनका बेबी इस दुनिया में भी नहीं आया है, और ये भी पता नहीं कब तक उनका बेबी होगा। पर अभी से बेबी के लिए ईशानी का इतना प्यार देखकर मोक्ष को जलन होने लगी थी। वो अपनी बेबी को भी अपनी और अपनी बीबी के प्यार के बीच में नहीं आने देगा। उसने पहले तो सोचा था कि बेबी होता है तो अच्छा ही है, उसकी बेबी डॉल लाइफ में कभी उसे छोड़ जाने की कोशिश भी नहीं करेगी। पर अभी ईशानी की बेबी के लिए इतना प्यार देखकर उसे आपने ही लिए फैसले पर पछतावा हो रहा था। ठीक है बीबी, जब बेबी आएगा तब देखा जाएगा। मोक्ष ने इतना कहकर ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया। वो इस बात को और आगे बढ़ाकर ईशानी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, और ना ही वो चाहता था कि ईशानी को उसकी मन की बातें पता चले। अगर ईशानी को पता चल जाता कि मोक्ष उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए उसे प्रेग्नेंट करने के बारे में भी सोच लिया था और पागलपन की हद तक जा सकता था, तो ईशानी जरूर डर जाती। उसने अपने लिए हमेशा मोक्ष की सॉफ्ट साइड को ही देखा था, पर अब तक उसने मोक्ष की वो पागलपन वाली साइड नहीं देखा था जो उसके लिए हर हद तक गुजरने के लिए तैयार था। पहले ईशानी के आसपास ऐसा कोई लड़का नहीं था जो ईशानी को प्यार करता हो या उसे पाने की कोशिश करता हो। इसलिए मोक्ष ने अपनी साइको और पागलपन भरी पर्सनैलिटी ईशानी के सामने कभी नहीं दिखाया था। उसे तो ईशानी की सभी भाइयों से भी जलन होती थी, पर अब ईशानी के आसपास 2 दिन में इतने लड़कों को देखकर मोक्ष के अंदर का पागलपन हद से ज्यादा बढ़ गया था। और तो और वो लड़के उसकी बीवी को पसंद करते थे, और यही काफी थी उन लड़कों को मारने के लिए। पर मोक्ष ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था ताकि ईशानी के सामने उसका वो चेहरा ना आ जाए जिसे पूरी दुनिया खूनी दरिंदा कहता है। ईशानी ने मोक्ष की गले में अपनी बाहें लपेट रखा था। मोक्ष ने ईशानी को बाथटब में बिठा दिया और पानी भर के खुद भी उसके साथ बाथटब में आ गया। उसने ईशानी की बॉडी को अच्छे से क्लीन किया, फिर उसे बाथरोब पहनाकर खुद भी अपनी कमर पर टॉवल लपेट लिया और ईशानी को लेकर रूम से बाहर आ गया। दोनों तैयार होने के बाद मोक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गया। आज ताए नहीं थी तो कुक ने खाना बना दिया था। मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गोयनका विला में संगीता जी अभी अभी मायरा को लेकर हॉस्पिटल से घर आई थी। नीलेश जी सोफे पर गुस्से से बैठे हुए थे। उनके सामने संगीता जी, समीरा और मायरा बैठी हुई थी। मायरा की चेहरा इस वक्त इतना सूजा हुआ था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। मायरा इस वक्त बिल्कुल किसी सुअर की तरह लग रही थी। नीलेश जी गुस्से से बोले, तुम सबको मैंने मना किया था ना कि अभी ऐसा कुछ भी मत करना जिस वजह से हमारे बिजनेस पर असर पड़े। फिर तुम दोनों ने उस लड़की को क्यों उकसाया? आज तुम दोनों की गलती की वजह से हमारा कितना ज्यादा लॉस हुआ है, तुम सबको कोई आइडिया भी है? ये तो अच्छा हुआ रॉय फैमिली की वजह से ये ज्यादा देर नहीं चली, वरना हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। अगर ईशानी रॉय फैमिली की थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं करती तो आज हम सब सड़क पर भीख मांगते फिरते। समीरा तो ऐसे ही थी, पर मायरा तुम तो समझदार हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें सामने वाले को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कितनी बार समझाया था ना मैंने तुम्हें। उनकी बात सुनकर मायरा की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। सॉरी डैड, मुझे पता नहीं था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। डैड, आप दीदी को क्यों डांट रहे हो? देखो दीदी कितनी बुरी हालत है। मोक्ष के गार्ड ने दी को कितना मारा है, और हम क्या पता था कि वो लड़की इतनी बड़ी कंपनी की ओनर होगी। समीरा ने गुस्से और उदासी से कहा। ईशानी की वजह से आज उनकी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में है। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए मेरी कहानी रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल, सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।